औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। बुक की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट से जाके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय कर लो ताकि नेक्स्ट हमारे लिए क्लासेस में आसानी हो और आप इसके साथ उसको जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हम बेसिकली इसको फ़्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। हम इसको फ़्लो ऑफ चार्जेस से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बनाई जाएगी किसी भी चार्ज की वजह से, और फिर उस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के थ्रू जो फ़्लो ऑफ चार्ज है, मीन्स के जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स अभी जो हम इससे पिछले वाले टॉपिक में हम पढ़ गए हैं, इमेजिनरी लाइन्स, उस इमेजिनरी लाइन्स को हमने देखना है कि वो इमेजिनरी लाइन्स जो हैं वो कितनी इस एरिया में से पास कर रही हैं, और वो इमेजिनरी लाइन्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ दोज इमेजिनरी फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो बिल्कुल एक डेफिनेशन हो गई। हम इस डेफिनेशन से इसको आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि हम किसी भी सर्टन एक वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एरिया होगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को जब पास करना चाह रहे हैं, लाइन्स मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी जब किसी में से पास करेगी तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। तो हम एक एरिया की बात कर रहे हैं तो उसको हमने एज़ अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जैसा कि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया आपको भी पता है कि हम किसी भी चीज़ को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है वो लेके आते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट उसको हम एरिया कहते हैं। अब इस सारी चीज़ों को हम क्यों लेके कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन की तरफ जाना है, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वेक्टर्स की तरफ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वेक्टर्स आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स से हम एरिया ए जो है उसको एज़ अ वेक्टर कंसीडर करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया। ए तो उसका ना नेम हो गया, एरिया का नेम हमने कंसीडर कर लिया, वेक्टर एरिया कंसीडर कर लिया, और इस मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया मीन्स द टोटल एरिया वी आर कंसीडरिंग, we have to consider that as a vector quantity। और फिर हम इसकी डायरेक्शन की बात भी करेंगे, तो डायरेक्शन जो है वो मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। वो जो आपका सरफेस एरिया जो भी गिवन है उसमें से जो लाइंस पास करेगी उनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। या मैं उसको इस तरह से आपको कंसिडर कर लेता हूँ कि जो एरिया कंसिडर कर रहे हैं उस एरिया का जो वेक्टर डायरेक्शन है वो हमने नॉर्मल टू द सरफेस एरिया कंसिडर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो इस टॉपिक में ये 1-2 सिंपल स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। और सिंपल क्या है इसमें कि हमारे पास जब भी हम कोई सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमने हमेशा नॉर्मल टू दैट एरिया कंसिडर करनी है। नॉर्मल टू दैट एरिया मीन्स कि हम उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंसिडर करेंगे, हम उसके परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एरिया हमने उसको कंसिडर करना है, ठीक है? तो हम अब फ्लक्स की तरफ चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इटसेल्फ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? इसका जो आंसर आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी आने वाला है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। हम इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे इसको कि ये किस तरह से स्केलर है ये वो, क्योंकि ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आप वेक्टर में या वेक्टर्स के चैप्टर में फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अब आगे मूव करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई
और जिसका एरिया ए कंसिडर किया जाए इज या कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मींस दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं और उनका जो नंबर है दैट इज पासिंग थ्रू या दैट पास थ्रू दैट एरिया प्लेस्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब पास करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास गिवन है और कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं और कितने एरिया में से पास आउट कर रही हैं, दैट टोटल अमाउंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली अगर देख लें तो दैट इज ई डॉट ए, और ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है ये, एज एन एमसीक्यू भी आ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, इसलिए ये भी अपने माइंड में रखना। अच्छा, अब इससे आगे मूव करते हैं। जो भी फ्लक्स हमारे पास है दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ये हमने पहले बता दिया, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर आंसर आने वाला है। किस किस का स्केलर प्रोडक्ट है, ई एंड सरफेस एरिया है। जैसे कि और मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया जो है वो हमारे पास ए है, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है मींस जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स फाई, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट ए या ई ए कॉज ऑफ थीटा के साथ। ठीक है, और जो फ्लक्स है दैट इज फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दैट सरफेस एरिया, वही बात हम बार बार कर रहे हैं जो भी अब उसमें से पास किया। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में से ये 1 2 3 और 4 लाइंस जो है वो पास आउट कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी 4। ठीक है, अब ये एरिया कहाँ से आ रहा है, इस कंप्लीट में से बात करते हैं। ये पूरी एक हमारे पास जो है शेप गिवन है, हमें इस पूरी शेप की बात नहीं करनी, हम उस पूरी शेप में से सिर्फ इतना सा जो एरिया है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं और इस एरिया में से गुजरने वाली लाइंस को हम जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो दो लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। दैट मीन्स द टोटल, अगर हम बात खत्म करने पे आए और सिर्फ सिंपल सी बात करें तो हमारे पास क्या है, एक नंबर ऑफ लाइंस हैं जो किसी भी सरफेस एरिया में से पास कर रही हैं परपेंडिकुलर टू दैट वन, उसकी हमने बात करनी है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास कोई भी लेट्स से नंबर 4 नंबर ऑफ लाइंस पास जो है वो यहाँ से कर रही हैं, इसकी बात हो रही है थ्रू एनी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मींस कि आपके पास जो है इसकी विड्थ और जो हाइट है या विड्थ और लेंथ जो आपके पास है दोनों 1 है, तो सरफेस एरिया की जो यूनिट है, एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास क्योंकि 4 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स विल बी 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपने याद रखना है। ये फ्लक्स की यूनिट है ई और डॉट ए। ठीक है, ई भी है डॉट ए भी है, तो आपके पास जो न्यूटन पर कूलम है वो कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ चुके हैं, लास्ट अपने टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो दैट इज एफ बाय क्यू। एफ बाई क्यू की बात करेंगे तो आपके पास ये सिंगल सिंपल आपके पास जो है न्यूटन पर कूलम आ रहा है और सिंपली जो ए ई डॉट के साथ ए जो आ रहा है दैट इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके पास जो है वो टोटल फ्लक्स की यूनिट है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस। कि जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही हैं इनके रिस्पेक्ट से जो इसका सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल टॉपिक इज द सरफेस एरिया, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो सरफेस एरिया की बात हमने करनी है, सरफेस एरिया के बारे में हमने करना है। तो लेट्स से हम पहले किसी भी एंगल की बात कर लेते हैं, फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ चलते हैं। हम एक काम करते हैं, एट एनी एंगल जो है वो मैं पेंडिंग करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलेगा। सो हम पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। हम डायग्राम की तरफ ज़रा चल रहे हैं, उसके बाद हम इसकी तरफ वापस आते हैं कि मैक्सिमम क्या था और मिनिमम क्या था। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये डायग्राम एक सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग लाइंस में हम क्या पढ़ गए हैं कि हमने हमेशा वो चीज़ कंसिडर करनी है जिसकी जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर जो भी हमारे पास है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है वो ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास लेट्स से, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँ तो अगर हमारे पास ये बुक है, इसको अगर मैं यूँ रखता हूँ तो इसके ऊपर जो इसका एरिया होगा, जो इसका नॉर्मल सरफेस एरिया है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर एंगल है। इसी तरह से अगर मैं इसको यूं कंसिडर कर लेता हूं, अगर ये सरफेस आपके पास है तो ये जो आपके पास एंगल है ये परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हमेशा हमारे पास क्या होगा, द नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, तो अब ये चीज आपने याद रखनी है, इसको यूं कर लो, इसको यूं कर लो, इसको किसी डायरेक्शन में भी रोटेट कर लो, हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ द एरिया है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे कर लो, इसको यूं कर लो, इसको किसी और डायरेक्शन में ले जाओ, तो आपने जो सरफेस एरिया कंसिडर करना है दैट सरफेस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
ठीक है? ये चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है। अब इसी की बात करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे आपने ये एरिया सरफेस एरिया की डायरेक्शन तो देख ली, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया है। इसको जो है अगर मैं इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करूँ तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास सरफेस एरिया ए है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल जो है वो हमने कंसिडर कर ली। ठीक है जी, तो ये वेक्टर ए हो गया हमारे पास। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप वो भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस साइड पे पास कर रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमारे पास इस तरह से पास कर रही हैं और हम इसकी डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं तो आप अगर देखें तो आपके पास ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं और ये चाहे वो ए की डायरेक्शन हो या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं और पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल थीटा हमारे पास बन रहा है, दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 0 डिग्रीज की वैल्यू आ गई। ये क्या है, ये एंगल है बिटवीन ए एंड ए, क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई की डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन क्या है। मैं इस पूरे को अगर एज इट इज़ उठा के तो यहाँ ऊपर कंसिडर करता हूँ तो आपके पास ये इस तरह से कंसिडर होगा। लेट्स से मैं इसको इसी तरह से ले चलता हूँ यहाँ से। जी, तो हम इस मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम फ्लक्स में हमने ये देख लिया, लेट्स से मैं थोड़ा-सा इसको और क्लैरिफ़ाई कर लूँ। जी, तो इसमें अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया था, एरिया आपके पास कुछ इस तरह से था, ठीक है? और उसका जो ये वो सरफेस एरिया जो गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन सेम एज़ इट इज़ थी, एरिया की डायरेक्शन भी सेम है। अब जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम आपके पास दी हुई है, तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं इसको ज़रा और क्लैरिफ़ाई कर लूँ अगर। जी, तो इसको ज़रा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, ये हमारे पास सरफेस एरिया कंसिडर हो गया। इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, जो इसका सरफेस एरिया है, वो आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास वेक्टर ए हमने कंसिडर कर लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, वो भी इसी में से पास कर रही थी और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन भी हम यहाँ पे बना लेते हैं जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास यहाँ से पास कर रही हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे आ गई जी। अब ये डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन है और किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई की डायरेक्शन है, एरिया भी हमारे पास गिवन है। इसको हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि आपके पास ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो ई गिवन है ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बना था, मैं दोबारा से उसको अगर राइट कर दूँ तो थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री गिवन है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स कि अगर मैं इसको उठा के इस कंप्लीट में पुट करता हूँ तो आप अगर यहाँ पे फार्मूले की तरफ चलते हैं तो फार्मूला क्या था, ई डॉट ए दैट इज ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगर ई ए कॉज ऑफ थीटा हमारे पास दिया हुआ है और थीटा की जगह पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो कॉस जीरो आपके पास क्या होता है, कॉस जीरो इज 1। कॉस जीरो 1 आएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 1 को जब आप ई ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो फाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो यही चीज़ हम मैक्सिमम फ्लक्स में ज़रा लेके आते हैं, साथ इसको कंसिडर भी करते हैं। तो इफ़ ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है, इफ़ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द सरफेस एरिया ए इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया की बात हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो याद रखना है हम इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर ए की और ई की जो डायरेक्शन है, अगर वो दोनों की दोनों सेम आ जाती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मैं अगर यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाता हूँ तो दिस इज पर पैरेलल टू ईच अदर। अगर अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो पैरेलल होने की वजह से आपके पास क्या होगा कि कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो क्या होता है 1। तो आपके पास थ्रू दैट सरफेस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऑफ फोर्स वो पास करेंगी। और जो आपके पास फ्लक्स है अगर उसकी बात की जाए तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस जीरो 1 होता है, सो दैट इज ई ए। दिस ई ए इज शोइंग अस द मैक्सिमम फ्लक्स, देयरफॉर द लार्ज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट ए। ठीक है जी, ये तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया, ये हमने जो है मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर ली है। इस मैक्सिमम फ्लक्स के बाद जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं मिनिमम फ्लक्स की तरफ। अब मिनिमम कह लो या ज़ीरो कर लो, बात एक ही है। अब इसमें और उसमें क्या डिफ़रेंस है, वहाँ पे आपने देखा कि ई और ए की जो डायरेक्शन थी वो पैरेलल थी। पैरेलल का मतलब थीटा 0 इज़ कॉस 0 कॉस 0 दैट इज़ 1।
अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को कंसीडर करता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखें, अब जो सरफेस एरिया ये था, अगर मैं दोबारा से इसको कंसीडर कर लूँ, पहले अगर हमारे पास सरफेस एरिया यूँ था, तब वो सरफेस एरिया यूँ हो गया, ठीक है? इस तरह से है। अब सरफेस एरिया इस तरह से गिवन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, मैं यूँ इस तरह से कर लेता हूँ कि ये आपके पास डायरेक्शन थी, ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही थी, उनकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है? तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ, तो जो एरिया है वो अपवर्ड है, ठीक है? जो डायरेक्शन ऑफ द ए है वो अपवर्ड है, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से है। तो जब आप इन दो को रखते हो तो आपके पास जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है? अब इस 90 डिग्री की बात जो है वो हमने करनी है। 90 डिग्री यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये चीज अब उठा के जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। सो इफ द सर्फेस इज प्लेस्ड parallel to the electric field, parallel to the electric field, but the surface area must be normal, या surface area must be perpendicular to the electric field E, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बनाती हैं। पहली चीज़ कि सरफेस एरिया, दूसरी चीज़ द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। हम जब एंगल थीटा कंसीडर करेंगे तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, हम उसके नॉर्मल एंगल की बात करेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन की बात करेंगे। हालांकि हम वैसे अगर बात करें तो जो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सरफेस एरिया जो है, एरिया इटसेल्फ, नॉट द डायरेक्शन ऑफ एरिया ए, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। जो एरिया इटसेल्फ है दैट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट जो यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा था, जो आपको एरिया ए के डायरेक्शन नजर आ रही थी, वो ई के पैरेलल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये है, और ई की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है जी? अब इस 90 डिग्री की बात हमने करनी है, और ये 90 डिग्री किस तरह से है, लेट्स से मैं इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर कर लेता हूँ। जी, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे ई बना लेते हैं, और हम जो है वो इसी साथ यहाँ पे ए बना लेते हैं। ठीक है जी? तो इस ई और ए के दरमियान में जो एंगल है वो आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और अगर आपके पास cos 90 पुट किया जाए तो cos 90 0, दैट इज़ टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि सरफेस एरिया ए जो है दैट इज़ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द सरफेस। और क्यों नहीं पास करेंगी? क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है फार्मूला में पुट करने के बाद, वो ज़ीरो आ रही है। ठीक है जी? तो ये आपके पास जो है वो ज़ीरो फ्लक्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम जो है मैक्सिमम के साथ-साथ, मैक्सिमम भी हो गया, मिनिमम भी हो गया। अब एट एनी एंगल की बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो, ये मैक्सिमम भी नहीं है, ये मिनिमम भी नहीं है, ये उनके दरमियान मीन्स कि अगर मैक्सिमम यहाँ पे था और मिनिमम यहाँ पे है, तो हम इन दोनों के दरमियान में कुछ इस तरह से एंगल बना देते हैं। और वो एंगल जो है वो हमें क्या बता रहा है? वो एंगल हमें ये बता रहा है कि जब तक हमें एंगल थीटा की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हम एरिया को टिल्ट कर देते हैं सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो एज इट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब जब तक हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया हमें पता नहीं होंगी कि एंगल थीटा क्या है, तब तक हम जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब तक हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो इसके लिए सिंपली फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है? ये आपके पास मैक्सिमम भी हो गया, ये आपके पास मिनिमम भी हो गया, और ये आपके पास एट एनी एंगल थीटा, दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में कुछ लाइंस, जहाँ पे दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, कितनी लाइंस आ सकती हैं, वो यहाँ पे गिवन आपके पास। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब हमने इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो है वो हमने इसकी बात करनी है। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? इससे पहले जो हम सरफेस पढ़ के आए हैं वो क्लोज नहीं थी, वो या तो एक सिंपल जो है वो हमारे पास फ्लैट सरफेस थी, या वो हमारे पास एक इस तरह की सरफेस थी कि हम एक स्ट्रेट लाइन में या एक प्लेन में उसको लेके आ सकते हैं। अब जो क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस मीन्स कि मैं एक प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं एक थ्री डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये थ्री डायमेंशनल सफेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डायग्राम से ज़रा इसको ज़्यादा समझते हैं, फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक जो है वो क्लोज सरफेस है, ये आपकी बुक के ऊपर क्लियर बनी हुई है, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बनानी पड़ी है। आप बुक से देखोगे यहाँ क्योंकि विजिबल नहीं है, उसका कलर कुछ ऐसा था, तो आप बुक पे देखोगे तो आपको ये लाइन नज़र आएगी। अच्छा, तो आपके पास हमने उसके सेंटर में कोई भी एक क्लोज सरफेस कंसीडर की, और क्लोज सरफेस के सेंटर में हमने एक चार्ज को पुट कर दिया। चार्ज को पुट करने का मकसद क्या है? चार्ज को पुट करने का मकसद ये है कि हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को पुट कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास इसके जो सरफेस के बाहर जो लेयर है, या हम अगर सरफेस से बाहर हैं, तो हमारे तक कितना फ्लक्स पहुंचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच रही हैं, और किस तरह से पहुंच रही हैं। वो ज़ीरो तो नहीं है, वो कहाँ पे ज़ीरो हो रहा
रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है? तो आप सबसे पहले सरफेस को कंसीडर करो, सरफेस को हमने जो है वो कंसीडर करके एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया है, जिसका पॉजिटिव चार्ज का जो रेडियस है दैट मीन्स कि वो उतना ही r होगा जो आपके पास स्फीयर का रेडियस है। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये गिवन है, देखो अब ये पूरे का पूरा एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। हम ऊपर जो फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ के आए हैं वो तो स्ट्रेट लाइन के बारे में थे, तो हम क्या करते हैं, हम इनको छोटे-छोटे पैचेज़ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? तो छोटे से पैच हमने यहाँ पे एक छोटा-सा पैच ये डिवाइड कर लिया, एक छोटा-सा पैच यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक छोटा-छोटा पैच जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, वो हम बता देते हैं। ठीक है? अब इस छोटे-छोटे पैचेज़ में हमारे पास क्या गिवन है, अगर इस पैच से बात करूँ, तो क्योंकि ये जो चार्ज था इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ बाहर को आ रही है, ठीक है? तो आपके पास जो है ये भी गिवन हमारे पास ये चीज़ जो भी हमने बनाई थी उसको दोबारा बना लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पैच था, ये भी एक पैच हमारे पास गिवन है, ये पैच गिवन है, ये पैच गिवन है। तो हम अपने कोई भी एक पैचेस जो है वो इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे पैच कंसीडर कर लेते हैं। अब इन पैचेस के ऊपर हमने जो है वो ये देखना है कि इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन थी वो ये गिवन है और एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, क्योंकि एरिया देखो अब हम क्योंकि बाहर को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, अगर मैं इसी की कंसीडर कंसीडर करता हूँ, लेट्स से ये एक स्फीयर कंसीडर कर लो, तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस की बात करेंगे, यहाँ होगा तो ये उससे परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है। ठीक है? आप इसको कंपाइल करते जाओ, आप इसको घुमाते चले जाओ, जितना एरिया घुमाते चले जाओगे उतना आपका एंगल भी उसी के साथ साथ मूव होता चला जाएगा। तो एरिया हमेशा आपके पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ से कंसीडर करो, इस साइड की बात करो तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और फिर चाहे इसको जितना मूव करते जाओ इसके साथ साथ मूव होता चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। सो एरिया विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी आप अगर कंसीडर करो तो एरिया की डायरेक्शन ये होगी, ई जो आउटवर्ड लाइन आने वाली लाइन है उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, एरिया की डायरेक्शन हो गई, ई की लाइन हो गई, इसी तरह से एरिया की लाइन हो गई, ठीक है, ई की लाइन हो गई, फिर यहाँ पे एरिया आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, एरिया आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। तो मतलब जितने मर्जी आप पैचेस कंसीडर कर लो, सब पैचेस में जो आपकी डायरेक्शन है, मीन्स के जो एंगल थीटा आपके पास आने वाला है वो सारे का सारा एंगल थीटा कितना आ रहा है, दैट इज 0। ठीक है? तो एंगल थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, इस पूरी डायग्राम में जो एंगल थीटा आ रहा है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है? ये आपने याद रखना है कि ई और ए जो है वो हर केस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और जब तक ये एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तब तक आपके पास जो है कोई चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि वो पैरेलल है तो मैं उसको 0 की जगह पे 90 पुट कर दूं, या 0 की जगह मैं उसको वैल्यू और कुछ कर दूं। ये मैं एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये 0 डिग्री क्या है, एंगल थीटा है। ई और ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन जो आंसर आएगा, जो फ्लक्स की बात हम करेंगे, तो फ्लक्स तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स इज ई डॉट ए। तो अगर फ्लक्स ई डॉट ए कहता है इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 है, तो इसका जो आंसर आएगा, तो फिर आप आंसर खुद ही आप गेस कर सकते हैं कि जो आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है? तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से ई और ए आ गया आपके पास। ठीक है जी? तो ये हमारे पास ई भी हो गया, इसी तरह से हमारे पास जो है वो ए भी आ गया। इन दोनों की जो वैल्यू है दैट इज़ मैक्सिमम एट दिस, या ये जितनी भी बात करेंगे इन सब में आपके जो सरफेस एरिया है, इस पूरे क्लोज़ सरफेस एरिया में आपका जो फ्लक्स आने वाला है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब मैं ज़रा इसकी जो है वो तरफ चलते हैं जी कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़रा इसको क्लियर करते हैं। जी। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस। अगर इस केस में सच दैट हमारे पास जो फील्ड गिवन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, आर सरफेस इज कर्व। नॉन यूनिफॉर्म मींस कि हमारे पास कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो हम क्या करते हैं, हम सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, जिनका हर पैच का जो है वो एरिया डेल्टा ए है, और जो इसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मींस अब जो मैथ वाले हैं वो अच्छे से जानते होंगे डिफरेंशियल का मतलब क्या है, बट यहाँ पे डिफरेंशियल का सिर्फ आपने इतना याद रखना है, डिफरेंशियल मींस कि अगर उसको हम सम अप करके एक जगह पे लेके आते हैं तो फिर वो क्या होगा। ठीक है? सो डिफरेंशियल एरिया एंड assume दैट दीज आर अप्रोक्सीमेटली, दिस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। और इस तरह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो, क्योंकि हम स्मॉल पैचेस में चले गए हैं, ओवरऑल तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जब आप स्मॉल पैचेस में चले जाओगे तो ई की वैल्यू यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है? और जो स्मॉल स्मॉल पैचेस हैं वो भी हम अभी डिस्कस करके आए कि हर पैच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें सेपरेट फाइंड करना है, और किस रिलेशन से उसको फाइंड करना है वो भी हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अब टोटल की बात कर लेते हैं, तो टोटल में हम वो जो छोटे छोटे पैचेस हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, यहाँ पे कंसिडर किया था, इन सबको जब आप सम अप कर लेते हो तो सम मीन्स ये आपके पास सम एज इट इज आ जाएगा, और ई डॉट डेल्टा ए, क्योंकि सारे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं इसलिए ई डॉट डेल्टा ए एज इट इज साथ में आ जाएगा, और ये आपके पास जो है वो टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस जो भी हमने ऐड अप कर दिया सारे पॉइंट्स मिला के। ठीक है? अच्छा,
अब इसको हमने कंसिडर करना है, कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं क्लोज सरफेस आर्बिट्रेरी शेप की, जो जिसका जो नॉर्मल हमारे पास है वो हमेशा आउटवर्ड है, या यूं कह लो कि हम उस सरफेस को, इसी की बात करो तो भी हमने आउटवर्ड कंसिडर किया था क्योंकि हम बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एरिया उसका परपेंडिकुलर टूवर्ड्स अस ही होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो अब हम इससे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और ज़रा प्लस माइनस की बात भी करते हैं कि फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा या फ्लक्स कब नेगेटिव होगा, तो हमने उस पॉजिटिव नेगेटिव की बात भी करनी है। तो लेट्स से कि जो भी हमने एरिया कंसिडर किया उसके अंदर जो चार्ज है वो इनक्लोज है, और अगर हम डेल्टा ए की बात करें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंशियल एरिया है, और एन जो है उसका यूनिट वेक्टर, मतलब ये सारी वही बातें हैं जो पहले हम रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स वही आपके पास जो गिवन है, जो हमने भी बात की कि जो भी आपके पास डायरेक्शन है वो किस तरह से है, वो डायरेक्शन बेटा वो ये बता रही है कि नॉर्मल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। सो द टोटल वैल्यू आपके पास द एरिया ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ए और साथ में एन यूनिट वेक्टर। अब ये सिर्फ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया की वेक्टर डेफिनेशन बता रहा है कि एरिया आपके पास ए होगा और डेल्टा ए उसकी वैल्यू होगी, और एन यूनिट वेक्टर जो है वो क्या बता रहा है, वो हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। और जो फील्ड लाइंस हैं इन दिस केस आर पैरेलल टू द सरफेस एरिया एंड डू नॉट इंटरसेक्ट द सरफेस। ये तो हमें पता है, इस केस में आपके पास जो है वो सरफेस में से तो पास नहीं करेंगी, क्योंकि वो अगर आउटवर्ड जा रही हैं, मैं अगर इसी इसकी डायरेक्शन की बात करूं और मैं ये बात करूं कि आपके पास सरफेस एरिया कहीं और पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं और से पास करके जा रही हैं और दोनों एक दूसरे के यूं पैरेलल आ जाती है। लेट्स से कि हमारे पास, अगर मैं दोबारा से इसी कंसिडर कर लूं कि आपके पास सरफेस कुछ यहाँ पड़ी है, ठीक है, और लाइंस जो हैं वो यहाँ पे मूव कर रही हैं। अब लाइंस अगर इधर को मूव कर रही हैं तो ये इस सरफेस, पूरे जो सरफेस एरिया है उसको कहीं पे कांटेक्ट तो कर ही नहीं रही, तो जब तक वो सरफेस एरिया में से पास नहीं करेगी तब तक आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये चीज उसने यहाँ पे डिस्कस कर दी आपके पास। अच्छा, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लिविंग द सरफेस। अब ये जो डायग्राम है इसको हमने बताना है। अब पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जीरो का तो हमें पता है, जीरो मींस कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो जीरो है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से जो जीरो की बात की गई है तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से हो सकता है फ्लक्स, क्योंकि अभी हमने बात की कि ई डॉट ए है, स्केलर है, तो फिर वो चाहे इस डायरेक्शन में पास करे या वो इस डायरेक्शन में बात करे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ सकता है उसको हमने देखना है। तो ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, इस सरफेस एरिया के साथ ये जो लाइंस आउटवर्ड निकल रही हैं, ये हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस आर लीविंग द सरफेस, और यहाँ पे ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। ठीक हो गया। ये एंटरिंग कर रही हैं और ये लीव कर रही हैं, तो इसको हमने देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव कब, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि सरफेस को लीव कर रही हैं उसका जो नंबर है वो ज्यादा हो। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, इजी है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस है वो हमारे पास ज्यादा होंगी, और उससे किससे ज्यादा होंगी, जो उसमें एंटर कर रहे हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो इन नंबर ऑफ लाइन से ज्यादा हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक है। इसी के ऑपोजिट, अगर नंबर ऑफ एंटरिंग लाइंस जो हैं वो ज्यादा हैं और नंबरिंग ऑफ लीविंग लाइंस कम है, तो वही फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ लीविंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव डिपेंड कर रहा है, उसकी वजह से पॉजिटिव है, और जो नंबर ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी वजह से नेगेटिव है। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, पॉजिटिव तब होगा जब ये लाइंस ज्यादा होंगी, नेगेटिव तब होगा जब ये लाइंस ज्यादा होंगी, और फिर जीरो कब होगा, जब ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी। दैट मीन्स total number of electric field lines entering the surface is equal to total number of field lines leaving the surface। अब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, that will be the electric flux will be zero। ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं जी, अगर नेगेटिव होगा, इफ द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग आर मोर देन द लिविंग वंस लिविंग द सरफेस, मतलब वही जो हमने बात कर दी आगे, उसी को हमने यहाँ पे अंडरलाइन करना है, आप बुक से इसको रीड कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, इफ द टोटल फील्ड लाइंस एंटरिंग आर इक्वल टू द टोटल फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, सो देयर विल बी नो फील्ड लाइन इंटरसेप्टिंग द सरफेस, दैट मींस द टोटल फ्लक्स इज जीरो।
ठीक है? ये तो आपके पास फ्लक्स आ गया। फ्लक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, ई डॉट ए है, ई किसके इक्वल होगा वो आप पहले पढ़ चुके हो कि ई और ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, एरिया नॉर्मल कंसिडर करना है, सरफेस एरिया की बात नहीं करनी, उसके नॉर्मल एरिया, उसके डायरेक्शन की बात करनी है। तो अगर हम उसकी बात करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। जब ई और ए दोनों की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी कि दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। जब आपके पास ई और ए के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा तो मिनिमम फ्लक्स आएगा। और अगर कोई भी एंगल कोई सर्टेन एंगल है तो जब तक हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता तब तक हम उसको कैलकुलेट करके हम आगे नहीं बता सकते। क्लियर हो गया? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। फिर हमने क्लोज सरफेस में कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो क्लोज सरफेस में कंसीडर करने के साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास वो तो यही बता रहा है कि जो भी फ्लक्स है, जो भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, चाहे वो स्फेरिकल फॉर्म में हो चाहे सर्कुलर फॉर्म में हो, जब हम उसको टोटल ओवरऑल फाइंड करेंगे तो हम उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और फिर उन पैचेस का हर पैच का अलहदा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके उसको एंड पे सम अप कर देंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस भी आ जाएगा। फिर एंड पे हमने ये बता दिया कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, फ्लक्स नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव तब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस ज्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द जो भी सरफेस थी या जो भी सफेयर था, अगर वो ज्यादा है तो नेगेटिव फ्लक्स है, और अगर दोनों इक्वल हैं तो दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नोट के तौर पे ही आता होता है, इसको इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने सिंपल 3 कंडीशंस बतानी है, क्लोज सरफेस बताना है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है और आपका पास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द हम आंसर करके आप तक पहुंचा सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर कर सकें। नेक्स्ट तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए